हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने गृह व्यवस्था के चरण के बारे में पढ़ना शुरू किया था और आयोजन तक पढ़ चुके थे कि आयोजन क्या होता है। आज हम संगठन के बारे में पढ़ेंगे। संगठन गृह व्यवस्था का जो सेकंड चरण होता है, दूसरा चरण, वह संगठन होता है। कुल 4 चरण होते हैं: आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। कल हमने आयोजन प्लानिंग को पढ़ लिया था। आज संगठन के बारे में पढ़ेंगे। संगठन जो होता है किसी भी प्रबंध की, मैनेजमेंट की आधारशिला होती है। बिना संगठन के हम कोई भी प्लान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। संगठन को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है यह इसकी उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका अर्थ होता है शरीर के विभिन्न भाग या अंग। संगठन को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि विभिन्न कार्यों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की कला संगठन कहलाती है। जो हम विभिन्न कार्य करते हैं तो उसमें प्रभावपूर्ण ऐसा समन्वय हम स्थापित करें जो प्रभावपूर्ण हो, तो ये वह संगठन कहलाता है। एक वैज्ञानिक थे मैकफार्लैंड। इन्होंने संगठन को इस प्रकार परिभाषित किया है कि संगठन एक निश्चित समूह जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है, यह संगठन कहलाता है। एक निश्चित समूह, संगठन के अंतर्गत एक निश्चित समूह होता है, मतलब संख्या के आधार पे होता है। एक निश्चित समूह या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, एक निश्चित समूह होता है और जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। हम संगठन के अंतर्गत एक समूह को निर्धारित करते हैं और उनके द्वारा कार्यों को किया जाता है और लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यह संगठन के अंतर्गत आता है। संगठन प्रक्रिया के चरण। संगठन प्रक्रिया में 5 चरणों का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम हम क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। हमें कौन से कार्य करने हैं, यह संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है कि हमें कार्य कौन कौन से करने हैं उनका निर्धारण कर दिया जाता है। फिर क्रियाओं का सामूहिकरण किया जाता है। फिर क्रियाओं को करने के लिए लोगों को समूहों में बांट दिया जाता है और बता दिया जाता है कि किस समूह को कौन सा कार्य करना है। समूहों में विभाजित करने के बाद सबको अलग अलग कार्य सौंप दिया जाता है कि आपको यह कार्य करना है और आपको यह कार्य करना है। फिर है परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन। जैसे हम परिवार में कार्यों को करते हैं तो परिवार के सदस्यों के बीच हम कार्यों को बांट देते हैं। जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या 8 है, 6 है, 10 है, तो संख्या के आधार पे, परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पे हम छोटे बच्चों को छोटे मोटे कार्य दे देंगे। जो हैं, वृद्ध हैं, जो घर के बूढ़े बड़े, उनको ऐसा कार्य देंगे जो वह बैठ कर आसानी से कर सके। और जो यंग है उनको थोड़ा हैवी कार्य देंगे। जो भी घर के बड़े कार्य होते हैं, हैवी कार्य, वह बड़ों लोगों को देंगे। और इस तरह हम परिवार के सदस्यों के बीच कार्यों का विभाजन कर देते हैं। इससे कार्य करने में आसानी होती है और लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अधिकारों का सौंपा जाना। सबके अधिकारों को सौंप दिया जाता है कि किसे कौन सा कार्य किस समय पर करना है। फिर संगठन प्रक्रिया के चरण का जो लास्ट चरण होता है वह होता है समन्वय, संबंध, संतुलन स्थापित करना। सब सदस्यों के बीच या कार्यों के बीच समन्वय, संबंध और संतुलन स्थापित किया जाता है। इस तरह संगठन में 5 चरणों का प्रयोग करके किसी भी कार्य को किया जाता है। संगठन का महत्व। संगठन करने से क्या लाभ होता है उसके बारे में जानेंगे। संगठन करने से सर्वप्रथम कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जो भी कार्य है उसको करने में वृद्धि होगी। वह कार्य आसानी से जल्दी निश्चित समय पर हो जाएगा और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी। विभिन्न क्रियाओं में अनुपातिक संबंध हो जाता है। जो भी क्रियाएं हैं एक से अधिक, उनमें अनुपातिक संबंध बनाने में आसानी होती है संगठन करने में। संगठन करने से भ्रष्टाचार रोकने हेतु, जैसे कोई कार्यालय या ऑफिस है या सरकारी कार्यालय है तो उसमें भ्रष्टाचार को रोकने हेतु संगठन का प्रयोग किया जाता है। विकास को बढ़ावा देने हेतु संगठन का प्रयोग करके किसी भी देश, घर, समाज, संस्कृति का विकास किया जा सकता है।
समन्वय को सुविधाजनक बनाना। किसी भी समन्वय को सुविधाजनक बनाया जाता है संगठन करके। संगठन का अर्थ होता है कि समूह में या किसी भी चीज का संतुलन, संबंध, समन्वय इस प्रकार किया जाए कि समूह में किया जाए कि कार्य आसानी से हो जाए। एक कार्य को करने के लिए विभिन्न लोग आपस में मिलकर उस कार्य को करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। नेक्स्ट है प्रबंधन के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायक होता है। जो संगठन होता है किसी भी मैनेजमेंट के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायक होता है। संगठन आत्मबल, मनोबल को बढ़ाने हेतु भी आवश्यक होता है। संगठन करने से व्यक्तियों में आत्मबल और मनोबल बल का विकास होता है। नियंत्रण। संगठन के बाद हम नियंत्रण करते हैं जिसको कंट्रोलिंग बोलते हैं। इसके अंतर्गत संगठन को कार्य के रूप में परिणित किया जाता है या परिभाषित किया जाता है। जो नियंत्रण होता है इसके अंतर्गत संगठन को निर्धारित किया जाता है। जो संगठन होता है उसके कार्यों को निर्धारित किया जाता है या परिभाषित किया जाता है नियंत्रण के अंतर्गत। जब तक किसी भी कार्य में कंट्रोलिंग नहीं होगी, नियंत्रण नहीं होगा, वह कार्य करने में मतलब बाधा ही उत्पन्न होती है। इसलिए संगठन के लिए नियंत्रण होना जरूरी होता है। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संगठन को गति मिलती है। अगर हम संगठन कर रहे हैं तो उसमें कंट्रोल जरूर होना चाहिए, नियंत्रण जरूर होना चाहिए, जिससे जो क्रियाएं हो या जो योजना बनाया जाए वह क्रियान्वित हो सके। तो सीधे सादे भाषा में नियंत्रण का अर्थ होता है, नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संगठन को गति मिलती है और योजना क्रियान्वित होती है। नेक्स्ट है नियंत्रण की विशेषताएं। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है। कंट्रोलिंग जो होता है वह मैनेजमेंट का कार्य होता है, प्रबंध का कार्य होता है। जब तक हम किसी भी कार्य को मैनेज नहीं करेंगे, मैनेजमेंट नहीं करेंगे, प्रबंध नहीं करेंगे, तब तक वह कार्य नहीं हो पाता है और इसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी चीज़ को करने के लिए नियंत्रण लगाना जरूरी होता है। नियंत्रण जो होती है सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए नियंत्रण किया जाता है या नियंत्रण लागू किया जाता है और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब तक कि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक नियंत्रण चलता रहता है। नियंत्रण सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है, लेकिन नियंत्रण जो होता है वह हस्तक्षेप से भिन्न होता है। नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि हम लोगों के कार्यों के बीच हस्तक्षेप करें, उनको बाधित करें। यह बिल्कुल भी नियंत्रण का अर्थ नहीं होता है। नियंत्रण का अर्थ सिर्फ होता है कि सकारात्मक कंट्रोलिंग की जाए या नकारात्मक की जाए। अगर कोई कार्य सही से नहीं कर रहा है तो उसको निगेटिव तरीके से या डांट डपट कर समझाया जा सकता है या बताया जा सकता है, लेकिन हस्तक्षेप जो होता है यह नहीं किया जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। यह नियंत्रण का मेन गुण होता है कि नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न होता है। नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है और जो नियंत्रण होता है संपूर्ण पद्धति है, किसी भी कार्य को करने की संपूर्ण पद्धति है। जो नियंत्रण होता है प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। आयोजन, संगठन और मूल्यांकन पर नियंत्रण लागू होता है। नियंत्रण जो होता है यह नियोजन पर आधारित होता है। जैसे जब हम नियंत्रण करते हैं तो यह गृह व्यवस्था के सभी चरणों पर किया जाता है, जैसे आयोजन, संगठन और मूल्यांकन पर। नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक होता है। नियंत्रण का जो क्षेत्र होता है व्यापक होता है, यह बहुआयामी भी बोल सकते हैं। नियंत्रण के चरण। नियंत्रण के चरण 3 होते हैं। क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना। किसी भी क्रिया को करने के लिए शक्ति प्रदान करना। उस क्रिया की जांच या निरीक्षण करना, और निरीक्षण 2 प्रकार से की जाती है, एक मार्गदर्शन देने के लिए, एक निर्देशन देने के लिए। मार्गदर्शन में परामर्श दिया जाता है, निर्देशन में भी परामर्श दिया जाता है और बताया जाता है कि कौन सा रास्ता सही है, क्या करेंगे तो सही होगा और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होगी।
फिर लास्ट समायोजन करते हैं। यह नियोजन नियंत्रण के अंतर्गत आता है। समायोजन नियंत्रण का महत्वपूर्ण भाग होता है। जो समायोजन होता है वह नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इस तरह नियंत्रण के 3 चरण होते हैं। क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, जांच या निरीक्षण करना। जांच निरीक्षण दो प्रकार से करते हैं, मार्गदर्शन देकर और निर्देशन देकर। फिर लास्ट में समायोजन करते हैं। और जो समायोजन होता है यह नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। निकिल और डार्सी ने नियंत्रण की परिभाषा इस प्रकार दी है। इन्होंने बोला है कि नियंत्रण एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करता है। यह परिभाषा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं। आयोजन, संगठन, नियंत्रण के बाद हम लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। जो मूल्यांकन होता है यह गृह प्रबंध का सबसे लास्ट चरण होता है। यह प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है और इसका प्रयोग नियंत्रण की अपेक्षा अधिक होता है। गृह प्रबंधन में मूल्यांकन का प्रयोग नियंत्रण की अपेक्षा अधिक होता है और सबसे अधिक प्रयोग आयोजन का होता है। आयोजन में ही सबसे ज़्यादा निर्णय लिए जाते हैं। जो आयोजन होता है प्लानिंग, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा गृह प्रबंधन में किया जाता है और इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा निर्णय लिए जाते हैं। सोचा समझा जाता है, सोच विचार किया जाता है। और आयोजन के बाद मूल्यांकन ज़्यादा किया जाता है, फिर इसके बाद नियंत्रण किया जाता है। इसका जो मूल्यांकन होता है इसका प्रयोग नियंत्रण की अपेक्षा अधिक होता है, परंतु योजना की अपेक्षा कम प्रयोग होता है। मूल्यांकन के लाभ। मूल्यांकन करने से योजना को लक्ष्य के अनुरूप सफलता मिली है या नहीं यह पता चल जाता है। जो हम योजना बनाते हैं वह लक्ष्य के अनुरूप उसकी सफलता मिली है या नहीं यह मूल्यांकन से पता चलता है। जब हम मूल्यांकन करते हैं तब मूल्यांकन से कोई भी कार्य समय पर संपन्न हुआ है या नहीं यह पता चल जाता है। मूल्यांकन से उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है यह भी पता चल जाता है और भविष्य के कार्य को करने के लिए पूर्व अनुभव भी प्राप्त हो जाता है। जब हम अगला कार्य करेंगे, अगला प्लानिंग करेंगे तो इसका भी पूर्व अनुभव मूल्यांकन से हो जाता है। भविष्य की योजना के लिए आधार प्रस्तुत करना मूल्यांकन के लाभों में आता है। मूल्यांकन से नई तकनीकी, सूक्ष्म विचार, विधियों के प्रयोग की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह मूल्यांकन से होने वाले लाभ हैं। अब मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? मूल्यांकन के उद्देश्य यह होते हैं कि यह देखना कि लक्ष्य प्राप्त हुआ है कि नहीं। मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है कि जो हमने लक्ष्यों को बनाया है वह लक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि नहीं। अगली योजना के लिए आधार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जब हम सर्वप्रथम कोई योजना बनाते हैं तो उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर जब हम दोबारा योजना कोई बनाएंगे तो वही दिया है कि असली योजना के लिए आधार के रूप में प्रयोग करते हैं। हमें अनुभव हो जाता है, इसलिए हम जो दूसरी योजना बनाएंगे तो आधार के रूप में पहली योजना का प्रयोग करना सीख लेते हैं। संपूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए मूल्यांकन करने से संपूर्ण योजना को संशोधित करने की योग्यता का विकास हो जाता है। नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। मूल्यांकन करने से हमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है, नए अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष मूल्यांकन में हम ऐसा मूल्यांकन करते हैं जो योजना की समाप्ति व लक्ष्य की प्राप्ति किस अंश तक हुई है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सापेक्ष मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन होता है जो योजना की समाप्ति व लक्ष्य की प्राप्ति किस अंश तक हुई है इसका तुलनात्मक विवेचन किया जाता है। उसे सापेक्ष मूल्यांकन कहते हैं। और जो निरपेक्ष मूल्यांकन होता है उसमें इस तरह का मूल्यांकन करते हैं जिसमें तुलना की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें तुलना नहीं किया जाता है, दो चीज़ों में तुलना नहीं किया जाता है, वह निरपेक्ष मूल्यांकन कहलाता है। और योजना कहाँ तक सफल हुई है यह निरपेक्ष मूल्यांकन में पता चल जाता है। और जो निरपेक्ष मूल्यांकन होता है यह व्यवहारिक तौर पर कम मूल्यांकन होता है, मतलब इसका महत्व कम होता है। निरपेक्ष का सबसे ज़्यादा महत्व मूल्यांकन में सापेक्ष का होता है। इसमें योजना की समाप्ति और लक्ष्य की प्राप्ति का पता लगाया जाता है कि योजना की समाप्ति किस तरह से हुई है और क्या लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाई है या नहीं। तो यह हुए मूल्यांकन के प्रकार।
ग्रास और कैंडल ने मूल्यांकन व तकनीकी ग्रास और कैंडल ने मूल्यांकन की परिभाषा इस प्रकार दी है। इन्होंने बोला है कि मूल्यांकन वह तकनीकी है जो व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध संसाधनों के परिणामों से अधिकतम संतोष प्रदान करने में सहायक होती है। ग्रास और कैंडल ने बोला है कि मूल्यांकन वह तकनीकी है जो व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध संसाधनों व्यक्ति के पास जो भी उपलब्ध संसाधन है कि उसका प्रयोग करके वह अपने परिणामों को अधिकतम रूप से पा सकता है और संतोष प्राप्त कर सकता है। यह ग्रास और कैंडल की परिभाषा है कि हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं वह या कम मात्रा में हो या सीमित मात्रा में हो, उनका हमें प्रयोग करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहिए और अपने संतोष को या संतोष प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंध प्रक्रिया के चरण ग्रास और कैंडल ने 3 बताए हैं, निकिल और डार्सी ने 4 बताए हैं, ब्रेडफोर्ड एंड जॉनसन ने 5 बताए हैं। और मेन होता है कि गृह प्रबंध प्रक्रिया के मुख्य 4 चरण होते हैं। ग्रास कैंडल ने 3 बताए, आयोजन संगठन को हटा दिया है, इन्होंने संगठन को नहीं बताया। आयोजन प्लानिंग संगठन को नहीं बताया है। कंट्रोलिंग और इवालुएशन संगठन को हटा दिया है ग्रास और कैंडल ने, इन्होंने संगठन को नहीं बताया। निकिल और डार्सी ने 4 बताए हैं, आयोजन संगठन नियंत्रण और मूल्यांकन। जॉनसन ने 5 बताए हैं और किसी भी गृह प्रबंध प्रक्रिया में मुख्य 4 चरण होते हैं, आयोजन संगठन नियंत्रण और मूल्यांकन। तो आज हमारा गृह प्रबंध के चरण समाप्त हुआ। थैंक यू।